मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग को फिर ट्वेल्थ भूगोल का VVI क्वेश्चन पाठ संख्या 1 लेके आया हूँ। ये लगभग आपको 5-7 वीडियो में बनेगा। जितना ट्वेल्थ में भूगोल के जितना VVI क्वेश्चन है जो 2024 में पूछने वाले हैं, माने पूछने की उम्मीद है, वैसा क्वेश्चन को, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको भूगोल का ही नहीं बाकी सबका ही क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास भूगोल में है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर इसके बारे में जानना है तो समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाके बस जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाके बस जाना प्रवास कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। अच्छा, तो ये तो था खाली प्रवास, लेकिन यहाँ पे प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। लेकिन प्रवास के बारे में कुछ और जानना आपको जरूरी है, जो आपको पूछ सकता है परीक्षा में। जैसे कि प्रवास किसे कहते हैं बता दिए। प्रवास किस किस ओर होता है, प्रवास जो होता है किस किस ओर होता है। तो आप लोग देखे होइएगा कि कुछ लोग ग्राम से नगर की ओर जाते हैं, प्रवास करते हैं। कुछ लोग नगर से ग्राम की ओर प्रवास करते हैं। कुछ लोग ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास करते हैं। और कुछ लोग नगर से नगर की ओर प्रवास करते हैं। और कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि छठ पूजा है, जितना भी घर से बाहर कमाने वाला व्यक्ति गया है वो सब आ जाएगा। तो नगर से ग्राम की ओर प्रवास हुआ, फिर छठ खत्म हुआ और यहां से व्यक्ति वहां चला गया तो ग्राम से नगर की ओर प्रवास हुआ। तो प्रवास किस किस दिशा में होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रवास ग्राम से नगर की ओर होती है, प्रवास 2 में नगर से ग्राम की ओर होती है, 3 में नगर से नगर की ओर भी होती है। जैसे कोई अभी दिल्ली में बस रहा है, वो दिल्ली में अब नहीं रहेगा, कहता है कि हम सूरत में रहेंगे, तो नगर से नगर की ओर भी प्रवास होती है। उसके बाद गांव के गांव, ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास होती है। अब कैसे, कोई व्यक्ति मान के लिए किसी का घर किसी और गांव में है, लेकिन उस गांव में उसको दिक्कत होता है तो दूसरे गांव में जाके बस गया, तो गांव से ग्राम की ओर प्रवास हुआ। और 5वां जो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे कोई व्यक्ति होगा कम शौकीन तबीयत के, कहेगा नहीं हम अपने देश में नहीं कमाएंगे, हम कहाँ कमाएंगे, विदेश में कमाएंगे। मतलब यहां से अपने देश से विदेश में जाकर बस जाना क्या कहलाता है, माने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो ये सब प्रवास हुआ कि प्रवास किस किस ओर किया जाता है। तो ग्राम से ग्राम, नगर से नगर, ग्राम से नगर और नगर से ग्राम, और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक, प्रवास किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बस जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक और बात, और प्रवास से एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो काफी महत्वपूर्ण है कि लोग प्रवास क्यों करते हैं। लोग प्रवास क्यों करते हैं, माने एक जगह से दूसरे जगह काहे जाके बसते हैं, इसका कारण समझ लीजिए। तो लोग प्रवास करने का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जीविकोपार्जन के लिए, जैसे गांव भर में, यहाँ जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहारी लोग से जन्म करते हैं कि दूसरे राज्य में जाके कमाते हैं, तो जीविकोपार्जन के लिए माने पैसा कमा के लाएंगे, उससे अपना घर गृहस्थी चलाएंगे, तो जीविकोपार्जन के लिए भी प्रवास करते हैं। एगो हुआ। दूसरा है अच्छे शिक्षा के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग गांव में हैं, हमें गांव में अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो हम बाहर में जाके पढ़ेंगे, तो अच्छे शिक्षा के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। अच्छे चिकित्सा के लिए, मतलब गांव भर में डॉक्टरी दवा इस सब का सुविधा अच्छा नहीं मिलता है, तो इस सब के भी सुविधा के लिए लोग प्रवास करते हैं। तीसरा है, माने तीसरा चौथा माने ये प्रवास हुआ। उसके बाद प्रवास एक और तरीका से होता है कि रक्षा के अनुसार, मतलब कभी काल भय से भी लोग प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाके बसते हैं भय के कारण। अब कैसे, मान चलिए वो व्यक्ति किसी समुदाय में बसा हुआ है, उस समुदाय में कोई दूसरा व्यक्ति से है, दूसरा कास्ट का है, और मात्र वो एगो अलग जाति का है, तो उसका वहां लोग चलने देगा, नहीं चलने देगा। हमेशा आएगा तो कोनो से ही मार देगा, कोनो ही मार देगा। तो वो सुरक्षा के लिए भी प्रवास करते हैं। चाहे किसी धर्म के, मान लीजिए कि जैसे 100 गो हिंदू है, उसके बीच में 2 गो मुस्लिम का घर है,
तो मुस्लिम को चलने देगा? नहीं चलने देगा। तो वहां से वो आत्म सुरक्षा के लिए भी प्रवास करते हैं। चाहे मान लीजिए 100 घर मुस्लिम है, 2 घर हिंदू है, तो हिंदू को चलने देगा? नहीं। तो यही इस सब के लिए, सुरक्षा के लिए भी लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्रवास के बारे में अच्छा से जान गए होंगे कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाके बस जाना प्रवास कहलाता है। और ये प्रवास कैसे होता है? ग्राम से ग्राम, नगर से नगर, नगर से ग्राम और ग्राम से नगर। और क्यों होता है, क्यों करता है, बताते हैं। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं कि जन्म दर मृत्यु दर से पहले आप ये समझ लीजिए कि संसाधन, और ये जो वीडियो है मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए लागू है। संसाधन कोनो साल ऐसा है माने कि हुआ ही नहीं है एग्जाम जिसमें संसाधन का क्वेश्चन ना है। तो संसाधन सीधे एक ही भाषा में इसको जानिए कि हम लोग को कोई भी कार्य करने में जो साधन है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। सिंपल भाषा में इसका परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि संसाधन माने कि ऐसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऐसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग की जरूरत सड़क भी है, चलना है। अब संसाधन कई प्रकार की भी होती है। आप संसाधन का सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे या जिसका उपयोग मानव करता है किसी न किसी रूप में, या जिसका उपयोग मानव किसी न किसी रूप में करता है, क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। अब जैसे में आप जो चीज मन है लिख दीजिए। जल भी संसाधन है, पहाड़ भी संसाधन है, सड़क संसाधन है, कोचिंग संसाधन है, मोबाइल संसाधन है, बहुत संसाधन है। सिंपल भाषा में मन में सोच लो कि जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, पंखवा जो है ना, यो संसाधन है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। मोबाइल का उपयोग करते हैं बतियाने में, ये सब क्या है? संसाधन है। मन में जैसे जब कहे तो समझ लो, एक ही बात मान लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसा चीजें नहीं है जो संसाधन नहीं है, और साइंस के हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो पदार्थ नहीं है। क्या? तो संसाधन का परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। अब उसके बाद है संसाधन को मुख्य रूप से 3 भागों में, ऐसे तो बहुत भागों में बांटा गया है संसाधन को, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, 2 होता है मानव निर्मित संसाधन, और 3 में मानव भी स्वयं संसाधन ही है। मानव स्वयं संसाधन भी है। और प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? कि ऐसे संसाधन जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, जिसको मानव बनाया ही नहीं, स्वयं उसको प्रकृति पाल रही है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल हम बनाए, कौन बनाया? प्रकृति। हवा प्रकृति द्वारा, पहाड़ प्रकृति द्वारा, भूमि, ये सब प्रकृति। ये सब कौन संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन होगा। अब कहोगे कि मानव निर्मित, तो ऐसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया, लेकिन मानव संसाधने में से संसाधन बनाता है। पहले से कोई संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसी को छेड़छाड़ करके मानव कुछ और अलग चीज बना दिया, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर कौन बनाया? मानव बनाया, तो घर मानव निर्मित संसाधन हुआ। बल्ब कौन बनाया? मानव बनाया, तो बल्ब भी मानव निर्मित संसाधन। मोबाइल मानव निर्मित। कोड कौन बनाया? मानव निर्मित। मतलब सिंपल भाषा में सोचो कि जिसको मानव ने बनाया है ना, वो मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन है, और जिसको मानव नहीं बनाया और मानव सोच भी नहीं सकता है उसके बनाने में, वो प्राकृतिक संसाधन होता है। और तीसरा बताया है कि मानव स्वयं संसाधन है। अब देखिए मानव कैसे संसाधन है। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बीमार है, तो कोई व्यक्ति डॉक्टर है, वो जाके उसको इलाज किया और वो ठीक हो गया, तो उस व्यक्ति के लिए वो डॉक्टर मानव संसाधन हुए कि नहीं हुए? क्या कोई दिक्कत? हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, भले आप हमको पैसा दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए हम संसाधन हुए कि नहीं हुए? मानव ही ना है, तो मानव संसाधन हुआ। यही सब होता है मानव संसाधन। तो संसाधन का मुख्य रूप से वो था। ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछेगा तो मन में सोचना है सीधे कि कौन बनाया होगा। अब मान के चलो इसलिए समझाए हैं
कि आप लोग याद कीजिएगा कि इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन, तो जल प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन। अब परीक्षा में आ जाएगा जल रहबे ना करेगा, भूमि, तो जल रोटे थे, भूमि कहां से आएगी? अरे भाई भूमि भी है। तो इसलिए मन में ऐसे सोचना ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां पे आपको क्वेश्चन देखने के हिसाब से पता चलेगा कि इसका आंसर कौन है। अगले संसाधन का ही एक भाग यह है कि व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। संसाधन को कुछ और भागों में बांटा गया है, तो व्यक्तिगत और सामुदायिक। व्यक्तिगत का अर्थ होता है किसी खास एगो के, जैसे मान के चलिए मेरा मोबाइल है, तो उसका यूज कोई गांव भर के लोग करेगा? हम देखेंगे फिल्म, क्यों? क्योंकि वो मेरा मोबाइल है। मेरे जमीन में कोई दूसरा आदमी जाके खेती कर लेगा? नहीं न करेगा। हमरा दूरा पर कोई दूसरा आदमी मोटरसाइकिल लगा लेगा? तो कुछ कुछ संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, तो इसका आप परिभाषा कैसे दीजिएगा कि ऐसे संसाधन जो समाज में रहने वाले, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले किसी खास व्यक्ति के द्वारा होता है, कोनो एक व्यक्ति के द्वारा होता है, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले किसी खास व्यक्ति के द्वारा होता है, ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सामुदायिक संसाधन के बारे में जानिए। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर ले। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर ले, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब सामुदायिक संसाधन होता कौन कौन है देख लीजिए। सड़क ये हमारा संसाधन है कि सबका संसाधन है? सबका है। रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पे तो कोई भी जा सकता है। हवाई अड्डा, कोई भी जा सकता है। मंदिर, कोई भी जा सकता है। मस्जिद, कोई भी जा सकता है। विद्यालय, कोई भी जा सकता है। समुदाय भवन, कोई भी जा सकता है। मतलब पार्क, सामुदायिक पार्क, मतलब सीधे सोचिएगा मन में कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सब लोग करते है कि न करते है। अगर कर रहा है तो सामुदायिक संसाधन, और न करते है तो वो व्यक्तिगत संसाधन। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। संसाधन से ही है ये भी क्वेश्चन, नवीकरणीय। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर, ये भी 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन जब पाएगा कि संसाधन को परिभाषित करे तो सब में ये लिख सकते हो। 5 नंबर में पूछेगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है इसके बताना है। देखिए सिंपल भाषा में याद रखो, नवीकरणीय जो कभी समाप्त न होगा और अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाएगा। तो इसका परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिसका भंडार असीमित हो, जिसका उपयोग बार बार करने पर भी वो समाप्त न हो, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसका भंडार असीमित हो, जिसको बार बार उपयोग किया जा सके, जो कभी समाप्त होने वाले न हो, ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल समाप्त होगा? भूमि समाप्त होगा? भूमि एक संसाधन है, लेकिन नवीकरणीय में समाप्त होगा? नहीं होगा। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन का क्या है? जो समाप्त हो जाए। ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, जिसका एक बार उपयोग किए जाने पर वो पुनः समाप्त हो जाता है, या उसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल, खनिज, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ये समाप्त होने वाले संसाधन है। तो क्या है? जो समाप्त न हो नवीकरणीय, और जो समाप्त हो जाए अनवीकरणीय। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए कृषि कई प्रकार से होता है। जैसे कोई व्यक्ति जमींदार है, ज्यादा उनके पास रुपया पैसा है, खूब धनी व्यक्ति है, तो धनी होने के कारण वो 50 बीघा खेती करेंगे, 100 बीघा खेती करेंगे, तो उससे जो अनाज उपजेगा उसको क्या करेंगे? वो बेच देंगे। क्या वो सब खाएंगे? बेचेंगे। तो वो कृषि को जीवन निर्वाह कृषि नहीं कहा जाता है।
जीवन निर्वाह कृषि के मतलब हुआ कि उस कृषि का करने का मेन उद्देश्य उसको जीविकोपार्जन करना है, कि उसमें से निकाल के बस उसको खाना है, अपना जिंदगी बचाना है, जीना सिर्फ है। मेन मकसद क्या है? जीना। तो ऐसे कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे कि ऐसे कृषि जिसके करने का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है या जिसके करने से जीवन व्यतीत होता है, चलता है, ऐसे कृषि को हम क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ऐसे कृषि जिसका उपयोग माने जिसके करने का उद्देश्य सिर्फ जीवन यापन करना, जीविकोपार्जन चलाना होता है, ऐसे कृषि को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कृषिगत व्यर्थ बंजर भूमि से आप क्या समझते? देखिए, व्यर्थ बंजर भूमि और वो भी कहा है कृषिगत, मतलब अभी आप लोग थोड़ा उदाहरण हम दे रहे हैं। आज से लगभग 5 साल 10 साल पहले के बाद देखते हैं कि चारों ओर आपको नजर आता होगा कि आप फील्ड है, लड़का सो में खूब बैट बॉल मारलक, छक्का चौका क्या होता था। लेकिन अब वो फील्ड कहाँ गया? वो फील्ड पर कृषि होने लग गया, खेती होने लग गया। इसका परिभाषा आप कैसे देंगे कि ऐसे भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से या उससे अधिक से कृषि नहीं हो रही है, लेकिन विशेष तकनीक के द्वारा उस पर कृषि की जाने की संभावना है, ऐसे कृषि माने कि ऐसे भूमि को हम कृषिगत व्यर्थ बंजर भूमि कहते हैं। ऐसे भूमि जिस पर फिलहाल अभी वर्तमान में कृषि नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में विशेष तकनीक के द्वारा कृषि की जाने की संभावना है, ऐसे कृषि को क्या कहते हैं? कृषिगत व्यर्थ बंजर भूमि कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये छोड़े थे, इसके बारे में देख लीजिए, जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसका सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि प्रति 1000 शिशु के जन्म पर जितने बच्चे जिंदा रह जाते हैं उसे जन्म दर कहते हैं, और प्रति 1000 शिशु के जन्म पर जितने बच्चे मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। 1000 से अधिक करना है कि प्रति 1000 शिशु के जन्म पर जितने बच्चे जिंदा रह जाते हैं उसे जन्म दर कहते हैं, और जितने बच्चे मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दिन अगले वीडियो में माने हर वीडियो में 7-8 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, और 12th का जो VVI क्वेश्चन जो है उस सबको ही लॉन्ग क्वेश्चन को हम यानी कि समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।